नमस्कार मित्रों, आज हम आ गए हैं फिर आपके साथ पॉलिटिकल साइंस के टॉप 30 क्वेश्चंस को लेकर। पिछले वीडियो में हमने जो आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताया था, उसके अतिरिक्त आज हम 30 क्वेश्चन और शामिल करने के लेकर आए हैं आपके लिए। अगर आप भी बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी या किसी स्टेट या सेंट्रल लेवल की वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह चैनल बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और इस चैनल का एक अभिन्न अंग बने। ठीक है मित्रों, ज़्यादा लेट ना करते हुए सेशन को चालू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, भारत की नागरिकता किस प्रकार प्राप्त की जाती है। तो मित्रों, आपको जैसे पता होगा कि भारत में जो बंदा जन्म लेता है, जो बच्चा, उसको भारत की नागरिकता मिलती है। दूसरा पॉइंट है कि वंशानुक्रम, जैसे कि आपके माता पिता अगर भारतीय हैं तो एक वंश जो चलता है उसमें भी आपको जो है भारत होने का नागरिकता मिलता है और देशीकरण सबके द्वारा जो है भारत की नागरिकता प्राप्त होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान की किस अनुसूची में रखे गए। तो पंचायती राज व्यवस्था जो है किस अनुसूची में रखा गया है, तो यह आपके 11वीं अनुसूची में रखा गया है मित्रों। संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था को सम्मिलित किया गया है। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत संघ में शामिल राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की अनुसूची में। तो भारत संघ में सम्मिलित राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारत के किस संविधान की अनुसूची में है। तो यह प्रथम अनुसूची में इसको शामिल किया गया। ठीक है, प्रथम अनुसूची जो संविधान सभा की, उसमें इसको सम्मिलित किया। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न पे। तो हमारा अगला प्रश्न है, वर्तमान में, ठीक है मित्रों, वर्तमान में भारतीय संविधान की कुल कितनी अनुसूचियां हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद कर लीजिएगा। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 10 नहीं मित्रों 12 अनुसूचियां, 2 अनुसूचियां और बढ़ गई हैं, तो कुल 12 अनुसूचियां हैं मित्रों। ठीक है मित्रों, बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न पे। तो हमारा अगला प्रश्न है, वर्तमान में संपत्ति का मूल अधिकार कौन सा अधिकार है। वर्तमान के समय की बात कर रहा, तो यह आपका विधिक अधिकार हो गया। ठीक है मित्रों, यह आपका विधिक अधिकार है। इससे पहले जो है संपत्ति का अधिकार आपका मूल अधिकार था। ठीक है, लेकिन जब संशोधन हुआ था 44वां, तो उस टाइम जो है इसको विधिक अधिकार कर दिया गया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, संपत्ति का अधिकार जो है, बहुत लोग इसमें पहले का वाले मार देते हैं गलत आंसर, जो कि मूल अधिकार अब नहीं है। वर्तमान में अगर पूछता तो यह एक विधिक अधिकार हो गया। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज का। बढ़ते हैं इसी टॉपिक में अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को किससे मूल अधिकार प्राप्त है। ठीक है मित्रों, तो भारतीय नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं। तो 6 मूल अधिकार भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को 6 मूल अधिकार प्राप्त हैं। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है। तो तीसरी अनुसूची का संबंध आपके शपथ और प्रतिज्ञा से है। भारतीय संविधान में जो तीसरी अनुसूची बनी है उसका संबंध शपथ और प्रतिज्ञा से है। तो बढ़ते हैं इसी वे में अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद कर लीजिएगा। ठीक है मित्रों, बहुत ज्यादा परीक्षा में पूछा जाता है। तो संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां। तो 395 अनुच्छेद है और 8 अनुसूचियां। ठीक है मित्रों, 8 अनुसूचियां, 395 अनुच्छेद। इसी क्रम में अगले प्रश्न पढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता इंग्लैंड से ली गई है। तो जो पार्लियामेंट्री वाली प्रणाली है, संसदीय प्रणाली, इसको हम लोग इंग्लैंड से अडॉप्ट किए मित्रों। ठीक है मित्रों, तो संसदीय प्रणाली हम इंग्लैंड से लिए हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो हमारा अगला प्रश्न है, तो संसदीय प्रणाली में अभी बात हो ही गया, तो इसमें हम पिछली वीडियो में बताया भी आपको। संसदीय प्रणाली में जो है संसद में 2 सदन होते हैं, लोकसभा राज्यसभा, जो कि वर्ष में 2 बार जो है कार्य आयोजित करते हैं। 2 बार बैठक होती है इस दोनों में। तो बढ़ते हैं इसी क्रम में अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। तो अनुच्छेद 123 के अंतर्गत
राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है मित्रों। ठीक है मित्रों, संविधान के अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। बढ़ते हैं इसी क्रम में अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है, पांडुचेरी को, ठीक है मित्रों, पांडुचेरी को किस वर्ष में भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया था? 1956 में जो है पांडुचेरी को भारत में सम्मिलित किया गया था। ठीक है मित्रों, भारत में 1956 में ईस्वी को पांडुचेरी को सम्मिलित किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, दल बदल से संबंधित प्रावधान किस अनुसूची में रखेगा? तो दल बदल से संबंधित प्रावधान आपकी 10वीं अनुसूची में रखा गया है। इसको याद कर लीजिएगा, दल बदल से संबंधित प्रावधान आपकी 10वीं अनुसूची में रखा गया है। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संघ में कितने राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार है? तो भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसके पास है? तो इसमें से आपका जो है संघ में किस राज्य को शामिल करना है, किसको हटाना है, किसको लेना है, इसका अधिकार बस संसद के पास होता है। ठीक है मित्रों, तो इसका आंसर आपका संसद सही होगा। तो संसद के पास अधिकार होता है कि किस राज्य को सम्मिलित करना है, किसको हटाना है संघ में। इसी क्रम में अगले प्रश्न बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है? भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है? तो भारत की गणतंत्र, इसका मतलब ये हुआ कि भारत में अनुसरण क्रम जो होता है कि हाँ आप जो है प्राइम मिनिस्टर, अगर आपका लड़का जो है कल को प्राइम मिनिस्टर बनेगा, परसों को उसका लड़का बनेगा, तो ये नहीं, गणतंत्र में ये मतलब होता है कि जनता के द्वारा जो चुना जाएगा वही जो है प्रणाली व्यवस्था का जो है मुखिया बनेगा। ठीक है, शासन व्यवस्था का। तो इसका मतलब ये है गणतंत्र का। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राजभाषाओं का उल्लेख है? तो 8वीं अनुसूची में राजभाषाओं का उल्लेख किया गया है। ठीक है मित्रों, भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची में राजभाषाओं का उल्लेख किया गया है। इसी क्रम में अगले प्रश्न पढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा कही गई है? ठीक है मित्रों, भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कही गई है? तो यह आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है, इसको भारतीय संविधान का आत्मा के रूप से भी नाम से जानते हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार भारतीय संविधान के आत्मा के रूप में भी जानते हैं। तो इसी क्रम में अगले प्रश्न पढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत में राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर तो आपको भी पता ही होगा, जिसको नहीं पता है वो लोग इसको एकदम जरूर से याद कर लें, क्योंकि ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है मित्रों, तो अगर आप भारत में रहते हैं, मान के चलते हैं कि आप भारत में हैं, तो इसलिए आपको याद होना चाहिए। वर्तमान में भारत में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या आपके 29 राज्य हैं और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है मित्रों, इसी क्रम में अगले प्रश्न पढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया? तो 21 अ के तहत, मतलब अनुच्छेद 21 ए के तहत जो है आपका शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है। ठीक है मित्रों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो हमारा अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन सी रीट दायर की जाती है? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए आपका हैबियर कापर्स नामक रीट जो है आपका दायर किया जाता है। ठीक है मित्रों, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए हैबियस कापर्स नामक रीट दायर किया जाता है। तो इसी क्रम में अगले प्रश्न पढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न आज का, मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने की शक्ति किसे प्राप्त है? ठीक है, मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने की शक्ति किसे प्राप्त है? तो यह आपका उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय को प्राप्त होती है। दोनों को जो है मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने का अधिकार होता है। अगले प्रश्न बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिकता का अंत किस प्रकार किया जा सकता है? देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहले आपसे पूछा था हमने कि किस प्रकार दिया था, इसमें आपका ये क्वेश्चन है कि किस प्रकार भारतीय नागरिकता का अंत किया जा सकता है। तो नागरिकता का अंत आपका कई तरीके से होता है, लेकिन उसमें से मुख्य तरीका हम आपको बताते हैं। जैसे कि अगर आप भारत में रह रहे हैं,
लेकिन रहने के बाद आप अगर किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेते हैं तो आपके भारत की नागरिकता समाप्त हो जाती है। ठीक है मित्रों, किसी दूसरे देश का नागरिकता लेंगे तो उस नागरिकता समाप्त तब क्यों जाएगी। दूसरा है कि आप स्वयं से नागरिकता अगर छोड़ना चाहते हैं देश का तो भी आपकी नागरिकता समाप्त हो जाती है। तीसरा है कि सरकार द्वारा भी नागरिकता छीनने का अधिकार होता है सरकार को भी। तो इसी क्रम में अगले प्रश्न पढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो अगला प्रश्न है, भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य कौन सा। तो भाषा के आधार पर गठित जो है भारत का प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश है। ठीक है मित्र, आंध्र प्रदेश को जो है भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य कहा जाता है। इसी क्रम में अगले प्रश्न पढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात कही गई। ठीक है मित्रों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। किस संविधान की जब बात कर रहा है कि किस संविधान के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात की गई थी, तो अनुच्छेद 51 के तहत जो है शांति की अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात कही गई थी। ठीक है मित्रों, याद कर लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो हमारा अगला प्रश्न है, प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत है। ठीक है मित्रों, तो अनुच्छेद 19(1) के तहत जो है प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। प्रेस के पास जो स्वतंत्रता होती है कि वो कहीं भी चला जाता है, प्रेस को आपके जो है मीडिया को चौथा स्तंभ माना गया। ठीक है, तो फोर्थ पिलर जो है आपके मीडिया को माना गया। तो इसके पास स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद 19(1) के तहत होता है। बढ़ते इसी क्रम में अगले प्रश्न पे। तो हमारा अगला प्रश्न है, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था। तो भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन सन 1953 ईस्वी में किया गया था, 1953 में किया गया था। इसी क्रम में अगले प्रश्न पढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ है। मतलब इंडिया जो है कई बहुत सारे ग्रुप ऑफ स्टेट्स, ठीक है, राज्य जो है सारे राज्यों को मिलाकर जो संघ बन रहा है उसका नाम भारत है। ये किस अनुच्छेद के तहत कहा गया था। अनुच्छेद 1 के तहत, पहले के तहत जो है इसको कहा जाता है। इसी क्रम में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, वन लाइनर। तो इसी क्रम में अगले प्रश्न बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है। तो ये जो ऑप्शन है आपका, इसमें से जो है आपका एकल नागरिकता सही होगा। ठीक है मित्रों, भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है। एकल नागरिकता का ये मतलब है कि अगर आप इंडिया में रहते हैं तो आपको इंडिया की नागरिकता मिलेगी। अगर आपने दूसरे देश की नागरिकता ले ली, ठीक है, तो आपका यहाँ का नागरिकता समाप्त हो जाएगा। मतलब आपको एक टाइम पे एक ही जगह का नागरिकता आपको मिलेगा। ठीक है मित्रों, एक मोटा एकल नागरिकता को यही कहते हैं। तो यहाँ की जो है नागरिकता कौन सी प्रदान होती है, तो एकल नागरिकता प्रदान होती है। इसी क्रम में अगले प्रश्न पढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, संपत्ति का अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा मूल अधिकार से हटा दिया गया। तो देखिए ये क्वेश्चन हमने आपसे पहले भी बता दिया था एक बार। तो इसमें आपका, तो वर्तमान में संपत्ति का अधिकार पहले बताया कि इसमें हमने आपको बताया था। तो यह आपका वर्तमान में संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार से नहीं है, मूल अधिकार से हट के विधिक अधिकार में इसको सम्मिलित कर दिया गया। विधिक अधिकार अब ये हो गया, और यह आपका 44वें संशोधन में जो है आपका किया गया था। तो 44वें संशोधन में आपका मूल अधिकार से हटाकर इसको विधिक अधिकार कर दिया गया था। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है मित्रों, इसको एकदम आप रट लीजिएगा। वर्तमान में अगर बात करता है तो यह आपका विधिक अधिकार के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार सम्मिलित हो गया है, जो कि संविधान संशोधन 44वें में इसको संशोधित किया गया था मूल अधिकार से हटाकर। इसी क्रम में अगले प्रश्न पढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, वर्ष 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो राज्यों का जो पुनर्गठन हो रहा था उस टाइम की अध्यक्षता कौन कर रहा था। तो 1953 में जो गठित हुआ था तो उसके अध्यक्ष न्यायमूर्ति फजल अली जी थे। इसी क्रम में अगले और लास्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। तो अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। इसी के साथ आज का हमारा प्रश्न समाप्त होता है। अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो जब भी आए
तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। ठीक है मित्रों, और इसी के साथ आप पार्ट 1 भी हमारा देख लीजिएगा पॉलिटिकल का, और प्रीवियस वीडियोस भी देख लीजिएगा, जिसमें हम बहुत सारे जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए शामिल किए हैं उसमें। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।